हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के जो हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं वो साइकोलॉजी की जो सेकंड यूनिट हमारी है, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास से संबंधित जो सिद्धांत रहने वाले हैं उनसे संबंधित हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपकी परीक्षा, अनेक प्रकार की परीक्षाएं जो आप देने जा रहे हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक शर्त रहेगी क्वेश्चन के साथ साथ आपकी, और एक शर्त क्या है कि सभी कमेंट करके आंसर जरूर देते रहेंगे हर क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको भी पता लगे कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो, कितनी अच्छी तैयारी आपकी है और कितनी अच्छी तैयारी आपकी नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि एक अच्छा सा कंपटीशन बन जाए। तुम देख पाओ कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितनी तैयारी हमारी है। तो इसको शेयर भी करते रहिएगा। प्रत्येक दिन ये क्वेश्चन आपके समक्ष आते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, ग्रोथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे सभी। विकल्प है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के संवेगात्मक विकास के लिए या बालक के शारीरिक विकास के लिए। आंसर सभी जानते ही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बालक के शारीरिक विकास के लिए। जो शारीरिक विकास होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्रोथ कहते हैं। जो बाहरी विकास होता है, जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, वो विकास क्या कहलाता है? उस विकास को हम ग्रोथ या वृद्धि कहते हैं। जो नंगी आंखों से नहीं देखा जाता उसको हम डेवलपमेंट में लेते हैं या उसको हम विकास कह देते हैं। विकास शब्द अपने आप में एक व्यापक शब्द है। जिस विकास का ही एक भाग क्या होती है? वृद्धि। विकास ऑल ओवर विकास हो जाता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट आपका हो जाता है, लेकिन जो उसका एक भाग होता है ग्रोथ या वृद्धि, वो विकास का ही एक पार्ट होता है। वृद्धि हमेशा बाहरी हुआ करती है, नंगी आंखों से देखी जा सकती है। वृद्धि की माप और तौल निश्चित हो सकती है। ये सब वृद्धि की विशेषताएं हैं। वृद्धि हमेशा लक्ष्य केंद्रित होती है। वृद्धि जो होती है वो लक्ष्य केंद्रित नहीं होती है, ध्यान देना, लेकिन विकास हमेशा लक्ष्य ही केंद्रित ही रहता है। तो वृद्धि और विकास में बहुत सारे अंतर हैं। मुख्य अंतर है कि वृद्धि शारीरिक विकास है और विकास क्या है? विकास मानसिक विकास प्लस शारीरिक विकास दोनों हुआ करता है। जब वृद्धि शारीरिक विकास है दोस्तों, तो फिर एक इसकी निश्चित समय सीमा होती है, वहां पर जाकर वृद्धि रुक जाती है। लेकिन जब विकास मानसिक विकास भी है तो फिर उसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं रहती और वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो जो इसमें पूछा गया कि वृद्धि यानी ग्रोथ शब्द का प्रयोग किया जाता है शारीरिक विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, लेकिन आज हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। फटाफट सभी आंसर देते रहिए ताकि कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सभी जानते हो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जीन प्याजे। जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। शैशव अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? सीखने का आदर्श काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, भावी जीवन की आधारशिला, जीवन का निर्माणकारी काल। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग। जितने लोग उपस्थित हैं शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि एक अच्छा सा कंपटीशन बन जाए, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। जल्दी से आंसर दें। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डी। जीवन का निर्माणकारी काल बाल्य अवस्था को कहा जाता है, शैशव अवस्था को नहीं कहा जाता। बाकी जीवन का सीखने का आदर्श काल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तीव्र सीखना होता है वो कहाँ होता है? शैशव अवस्था में होता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी यही कहलाता है। जैसा आपने सुना होगा कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, है ना। भावी जीवन की आधारशिला भी कहलाता है। आंसर हो जाएगा हमारा 4। अगला है, शिशु में सामाजिक और संवेगात्मक व्यवहार साथ साथ चलते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी कि शिशु में सामाजिक और संवेगात्मक व्यवहार साथ साथ चलते हैं? आंसर हो जाएगा आपका ए, क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन है,
भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या किस प्रकार के संवेग हैं? किस प्रकार के संवेग हैं? विकल्प है सकारात्मक संवेग, नकारात्मक संवेग, परिवर्तित संवेग या उपर्युक्त सभी। उपरोक्त शब्द हिंदी की में वर्तनी अशुद्धि की दृष्टि से गलत है दोस्तों। उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्त से उपर्युक्त शब्द होता है, उपरोक्त कोई शब्द नहीं हुआ करता है। तो हम देख रहे थे भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या किस प्रकार के संवेग हैं? आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, ये नकारात्मक संवेग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तार्किकता विकास सिद्धांत के शोध तथा साक्षात्कार में किस आयु वर्ग के बालकों को शामिल किया है? जल्दी से बताएंगे, किस आयु वर्ग के बालकों को इन्होंने सम्मिलित किया था? विकल्प है 2 से 4 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 10 से 16 वर्ष या 18 से 24 वर्ष। कोहलबर्ग ने कहां से लिया था, किसको सम्मिलित किया था? 10 से 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था का संबंध असत्य है? यानी कौन सी अवस्था का नाम क्या नहीं है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। आप जानते हो कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया और इसके अंदर इन्होंने 8 अवस्थाएं दी, जिसे 8 अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनके सिद्धांत को 3R के नाम से भी जाना जाता है, यानी 3 कर्मकांड इसके अंदर आ जाते हैं। 3R सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी जल्दी बता दीजिएगा कौन सा गलत है, कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है। पहला है प्रथम अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, बिल्कुल सही है। दूसरा है द्वितीय अवस्था स्वायत्त बनाम संदेह की अवस्था, ये भी बिल्कुल सही है। तृतीय अवस्था है आत्मबल बनाम अपराध की अवस्था, ये भी सही है। चतुर्थ कहा घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था, ये चतुर्थ नहीं है, ये कौन सी है? उनकी 6th अवस्था है दोस्तों, ये इनकी 6ठी अवस्था है। क्या? घनिष्ठ बनाम अलगाव की अवस्था। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती है। प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है और उसके पश्चात धीमी हो जाती है। यह विकास का कौन सा नियम है? विकल्प है विकास की दिशा का नियम, विकास के क्रम का नियम, विकास की गति का नियम, समान प्रतिमान का नियम। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यह निरंतरता का सिद्धांत है। प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, उसके पश्चात धीमी हो जाती है। यहाँ क्या कहा गया? गति का सिद्धांत। पहले जो दर होती है वो बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसे हम दर का सिद्धांत या फिर क्या कहेंगे? गति का सिद्धांत कहेंगे। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। मोरो अवस्था, रूटिंग अवस्था, बेबिन्स्की अवस्था या फिट एक्टिविटी, क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे रूटिंग अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। किसने कहा था? इस अवस्था को समझना कठिन है, किसने कहा? आंसर हो जाएगा हमारा क्या? रोस। किसके द्वारा कहा गया था? रोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रक्षित किसी कार्य को शीघ्रता से करता है जबकि सुरेश उसी कार्य को देरी से करता है, तो यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? विकास की दर का सिद्धांत है, विकास की गति का सिद्धांत है, विकास के क्रम का सिद्धांत है या विकास की दिशा का सिद्धांत है? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे आप लोग, सभी आंसर देते रहेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देते रहेंगे सभी लोग। किसका सिद्धांत है? रक्षित किसी कार्य को शीघ्रता से करता है, किसका सिद्धांत है? गति का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? 2। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया। अगला क्वेश्चन है कि जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वर्णित पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता में कौन सम्मिलित नहीं है? यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपको आंसर देना है। विकल्प है जीववाद में विश्वास, आत्म केंद्रित यानी इगोसेंट्रिक, स्व निर्मित भाषा, अनुक्रिया परिणाम में संबंध का ज्ञान होना।
जल्दी जल्दी बता देंगे सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या 4। अनुक्रिया परिणाम में संबंध का ज्ञान होना ये पूर्व संक्रियात्मक की नहीं है, ये किसकी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, त्वरित या आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? त्वरित या आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर, थॉर्नडाइक, रोस या स्टैनली हॉल? जल्दी जल्दी बताएंगे। आंसर आ जाएगा हमारा ए, स्टैनली हॉल के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, वैलेंटाइन के अनुसार सामाजिक विकास आरंभ होता है। वैलेंटाइन के अनुसार सामाजिक विकास आरंभ होता है 8 से 9 वर्ष में, 4 से 5 वर्ष में, 1 से 2 वर्ष में या फिर 12 से 13 वर्ष में। वैलेंटाइन के अनुसार सामाजिक विकास सिद्धांत आरंभ हो जाता है 4 से 5 वर्ष में। वैलेंटाइन कहते हैं कि जो शैशव अवस्था हुआ करती है उसका 4 से 5 का जो भाग होता है उस भाग के अंदर, उस अवस्था के अंदर बच्चा अपने भाई बहन या अपने जो साथी हैं उनकी रक्षा का एक दायित्व समझने लगता है, उनकी रक्षा में हिस्सा लेने लगता है, समझने लगता है। तो वो 4 से 5 अवस्था में ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बताए नैतिक विकास की अवस्थाओं में कौन सी अवस्था सम्मिलित नहीं है? जीन पियाजे ने जो नैतिक विकास, ध्यान देना संज्ञानात्मक विकास नहीं है यहाँ पर, नैतिक विकास में जो अवस्थाएं दी उसमें कौन सम्मिलित नहीं है? पूर्व नैतिक अवस्था, अनियमित अवस्था, विषम जातीय अधिकार अवस्था, स्वशासित या आत्म केंद्रीयता की अवस्था, कौन सी सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा हमारा ए, पूर्व नैतिक अवस्था। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में आती है, ये जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विकास के संबंध में। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विकास मनोवैज्ञानिक होता है, विकास भौतिक होता है, विकास बहुपक्षीय होता है, विकास की निश्चित दिशा होती है। कौन सही नहीं है? जल्दी जल्दी बताएंगे। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या 2, विकास भौतिक होता है। विकास भौतिक नहीं, विकास मानसिक हुआ करता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के सभी बालकों को कठिनाई स्तर के अनुसार अलग अलग प्रश्न देता है, तो वह विकास का कौन सा सिद्धांत है? विकास का कौन सा सिद्धांत है जो एक अध्यापक सभी बालकों को अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देता है? सभी जानते हो, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, विकास के नियम में असत्य है, कौन सा नियम? यानी इसमें से कौन सा नियम विकास का नियम नहीं है? विकल्प है निरंतरता का नियम, एकीकरण का नियम, समान प्रतिमान का नियम, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का नियम। आंसर जानते हैं सभी, क्या हो जाएगा? डी, विशिष्ट से सामान्य शिक्षण सूत्र है, शिक्षण का नियम है, विकास का नियम नहीं है। विकास का नियम क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यहाँ दिया गया विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का नियम, तो याद रखिएगा ये नियम आपका विकास नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? विकास संचयी होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है, विकास लंबवत यानी सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास स्तोमुखी होता है, मस्तकोदमुखी शब्द है ये, यानी सिर से पैर की तरफ होता है, मस्तक से पैर की तरफ होता है। विकास प्राणी एवं वातावरण के मध्य अंतः क्रिया का परिणाम हुआ करता है। कौन से सत्य हैं? नीचे कूट दिया जा रहा है, सही कूट के आधार पर आपको आंसर देना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, उपर्युक्त सभी सही हैं। विकास के बारे में, विकास कभी भी लंबवत नहीं होता, विकास हमेशा क्या होता है? सर्पिलाकार होता है। विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है, कभी भी लंबवत या सरल रेखीय नहीं होता, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है?
जीन प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है? 7 से 11 वर्ष। मूर्त का पूछा है, 7 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उसकी 2 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? विकल्प है पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था, दूसरा है अंतःदर्शी या अंतः प्रज्ञा अवस्था, ए और ब दोनों, या इंद्रिय गतिक अवस्था। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? आंसर हो जाएगा से। इसको 2 भागों में बांटा, 2 से 4 की अवस्था और 4 से 7 की अवस्था। 2 से 4 की अवस्था पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था कहलाई और 4 से 7 अंतःदर्शी या अंतः प्रज्ञा अवस्था कहलाई। अगला क्वेश्चन है, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था पर सर्वाधिक कार्य किया है? किस अवस्था पर सर्वाधिक कार्य किया? विकल्प है मूर्त संक्रियात्मक पे, मूर्त संक्रियात्मक, वैचारिक संक्रियात्मक, संवेदी पेशीय अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे सभी लोग। जितने भी लोग उपस्थित है एक बार लाइक कर दीजिएगा, सभी जल्दी जल्दी आंसर दे देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 का आंसर देंगे। सबसे ज्यादा जो काम किया है जीन प्याजे ने वो किस अवस्था पर किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिएगा किस पर किया है? मूर्त संक्रियात्मक या जिसको वैचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, 7 से 11 वर्ष पर इन्होंने सर्वाधिक कार्य किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, जीन प्याजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सी विशेषता अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की नहीं है? विकल्प है आगमनात्मक, अमूर्त चिंतन, संपत्तियों के संपूर्ण विकास की अवस्था, संधारण या संरक्षण की क्षमता का ज्ञान। जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग। आंसर देंगे सभी कि जीन प्याजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? आगमनात्मक चिंतन है। अमूर्त की पूछा, अमूर्त का मतलब कौन सी अवस्था है इनकी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो आगमनात्मक चिंतन यहाँ पाया जाता है, अमूर्त चिंतन भी यहाँ पाया जाता है, संपत्तियों के संपूर्ण विकास की अवस्था भी होती है, संधारण या संरक्षण की क्षमता की अवस्था, ये इसका आंसर नहीं है। ये जो विशेषता है ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन है, रक्षित कहता है कि आज सूरज बहुत क्रोधित हो रहा है। जीन प्याजे के अनुसार यह कौन सी विशेषता है? रक्षित कहता है कि आज सूरज बहुत क्रोधित हो रहा है, यानी सूर्य कभी क्रोधित नहीं होता, लेकिन रक्षित एक बालक है और बालक ने अपनी इमेज ऐसी बना ली, जैसे सूर्य तेज धूप देने लगा तो कहने लगा कि आज सूर्य बहुत क्रोधित हो रहा है। आत्म केंद्रिता, जीववाद में विश्वास, वस्तु स्थायित्व का ज्ञान, प्रतीकों या प्रतिमाओं के माध्यम से समझना। जल्दी से बताएं। इसे कहते हैं एनिमिज्म, यानी जीववाद में विश्वास। एनिमिज्म की धारणा कहते हैं, जीववाद में विश्वास कहते हैं। इसके अंदर जीववाद में विश्वास जो है, ये इस विशेषता के अंदर बच्चा निर्जीव को भी सजीव समझने लग जाता है, निर्जीव की क्रियाओं को भी सजीव की क्रियाओं से तुलना करने लग जाता है, यानी समझने लग जाता है। वो क्या है आपका? एनिमिज्म या जीववाद का सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी नई जानकारी का हमारे मस्तिष्क या स्कीमा में प्रवेश करना या सीखना कहलाता है जीन प्याजे के अनुसार। कोई भी नई जानकारी हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है, जीन प्याजे के अनुसार यह क्या कहलाएगी? विकल्प है समावेशन, आत्मीकरण। दोस्तों इसको हिंदी अर्थ मत देखिए। जो जीन प्याजे सिद्धांत के 8 जो ये विशेष चरण इन्होंने दिए, अवस्थाओं की बात नहीं कर रही हूँ, चरणों की, विशेष चरण जो दिए इन्होंने 8, उनको आप इंग्लिश में ही देखिए, हिंदी वर्जन मत देखिए, क्योंकि आप इसमें संदेह हो जाएगा, आपको भ्रमित हो जाएंगे। एक है एनिमिज्म कहलाया इन्होंने,
कि एनिमिज्म क्या है, नहीं सॉरी असिमिलेशन क्या है, दूसरा दिया अकोमोडेशन क्या है, स्कीम्स क्या है, स्कीमा क्या है, ये सभी इंग्लिश में दीजिए। देखो सबसे पहले उन्होंने दिया स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा हमारे मस्तिष्क के अंदर ज्ञान के फोल्डर होते हैं, ज्ञान का पर्याय क्या कहलाता है, स्कीमा। ज्ञान की लाइब्रेरी क्या कहलाती है, स्कीमा। स्कीमा मानव मस्तिष्क के अंदर ज्ञान के फोल्डर बन जाते हैं, उन ज्ञान के फोल्डरों को स्कीमा कहा जाता है। उसके बाद में मनुष्य जो चिंतन करता है मस्तिष्क में, उसे जब अभिव्यक्त कर देता है तो उस अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके पास आया है क्या, असिमिलेशन और अकोमोडेशन, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असिमिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्राचीन ज्ञान के साथ जोड़ते हुए नवीन ज्ञान को धारण किया जाता है, असिमिलेशन कहलाता है। जैसे आकाश, एक बच्चा आकाश में चिड़िया को उड़ते हुए देखकर कहता है कि माँ हवाई जहाज जा रही है, यानी कि उसे पता आसमान में क्या उड़ती है, हवाई जहाज है, और चिड़िया भी उड़ रही है तो उसे क्या कह रहा है, हवाई जहाज ही कह रहा है। ध्यान देना, प्राचीन जानकारी के आधार पर ही नवीन जानकारी ले रहा है, नए ज्ञान को प्राचीन ज्ञान का ही नाम दे रहा है। ऐसी अवस्था में क्या हो जाता है, असिमिलेशन। और प्राचीन ज्ञान में परिवर्तन करके नया ज्ञान ग्रहण करता है, उसे कहते हैं अकोमोडेशन। प्राचीन ज्ञान में परिवर्तन करके या प्राचीन ज्ञान से अलग जानकारी जो ले रहा है, नवीन ज्ञान ग्रहण कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अकोमोडेशन। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भी नई जानकारी का हमारे मस्तिष्क या स्कीमा में प्रवेश करना या सीखना क्या कहलाता है, असिमिलेशन कहलाता है। अगर प्राचीन ज्ञान में परिवर्तन करके सीखता तो क्या कह देते, हम इसको अकोमोडेशन कह देते। अगला क्वेश्चन आया कि वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इसे क्या कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, औपचारिक सामाजिक सिद्धांत, शारीरिक सांस्कृतिक सिद्धांत या उपयुक्त सभी सही है। तो वाइगोत्स्की का क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ए। अगला क्वेश्चन है, कोल के अनुसार बालक की पूर्व किशोर अवस्था का समय है। कोल के अनुसार बालक की पूर्व किशोर अवस्था का समय क्या है, यानी कोल ने बालक की पूर्व किशोर अवस्था, आंसर हो जाएगा हमारा 14 से 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के पैर के तलवे को हाथ लगाने या ठोकने पर उंगलियों को आगे से मोड़ता है, वह 8 माह से 18 माह में विलुप्त हो जाती है, यह अवस्था क्या कहलाती है। विकल्प है फीटल एक्टिविटीज, रूटिंग अवस्था, मोरो अवस्था या बेबिन्स्की अवस्था, क्या कहलाती है, आंसर हो जाएगा हमारा डी, बेबिन्स्की अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि अस्थिरीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर कितनी हड्डियां शेष रहती हैं, यानी कि स्थिरीकरण की प्रक्रिया, अस्थिरीकरण की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है, यानी एक स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है बालक, उसकी हड्डियों, कितनी हड्डियां उसमें शेष रह जाती हैं, 270, 200, 350, 206 या 400, कितनी शेष रह जाती हैं, आंसर आ जाएगा हमारा क्या, सी, 206। अगला क्वेश्चन है, 15 से 16 वर्ष में सिर या मस्तिष्क का भार होता है। 15 से 16 वर्ष में सिर या मस्तिष्क का भार लगभग पाया जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे सभी लोग, कितना पाया जाता है, 15 से 16 वर्ष में सिर या मस्तिष्क का भार कितना पाया जाता है, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी। विकल्प है 350, 1350, 350, 1260 या फिर 1500 ग्राम। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया कि बाल्य अवस्था से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। बाल्य अवस्था से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, जल्दी जल्दी बता देंगे। चलिए मैं इधर होती हूँ, यहाँ से क्लियर दिखाई देगा।
बताएंगे सभी लोग। बाल्यावस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है अनोखा काल, कोलेम्ब्रुस ने कहा। निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था, सिरिल बर्ट ने कहा। मिथ्या परिपक्वता का काल, रोस ने कहा। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, स्ट्रैंग ने कहा। जल्दी से बता दें, आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है, स्ट्रैंग ने नहीं कहा। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था है जीवन का कठिन काल, स्वर्ण काल, तूफान एवं संघर्ष का काल, या फिर उपरोक्त सभी यानी उपर्युक्त सभी। आंसर आ जाएगा डी, किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, किलपैट्रिक ने कहा। स्वर्ण काल यानी इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन एज कहा जाता है। तूफान एवं संघर्ष का काल कहा जाता है, स्टेनले हॉल ने कहा। आंसर आ जाएगा हमारा डी। शैशवावस्था की विशेषता है, शैशवावस्था की विशेषता कौन सी है? विकल्प है शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता, नैतिक गुणों का विकास, संवेगों पर नियंत्रण, जिज्ञासा की प्रबलता। शैशवावस्था आंसर हो जाएगा शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को समझना इसलिए कठिन है क्योंकि इस अवस्था में बालक में अनोखे परिवर्तन होते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? बाल्यावस्था को समझना इसलिए कठिन होता है क्योंकि इस अवस्था में बालक में अनोखे परिवर्तन होते हैं। परिभाषा दी गई किसके द्वारा? परिभाषा दी गई कुफ्कू स्वामी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे निरंतर और क्रमशः होते हैं। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? विकल्प है त्वरित विकास का सिद्धांत, आकस्मिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। जल्दी जल्दी बताएं। क्रमशः होते हैं, निरंतर और क्रमशः होते हैं। आंसर आ जाएगा कार्मिक विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? अकस्मात मानी अचानक होते हैं। आंसर आ जाएगा क्या हमारा? सी, त्वरित या आकस्मिक विकास का सिद्धांत। ये मैं यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। वृद्धि और विकास का जो यूनिट हमारी है वहां से ये क्वेश्चन है। जो अधिक ये कहें कि किशोर अधिगम करता है, उनकी विशेषताएं अलग हैं, जो मैं आपको अन्य क्लास के अंदर, अलग क्लास के अंदर लेकर आऊंगी। ये सामान्य जो सेकंड यूनिट है उसके क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में स्व सम्मान, वीर पूजा की प्रवृत्ति, दिवास्वपन तथा विद्रोह की भावना पाई जाती है? विकल्प है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। दोस्तों शैशव अवस्था कौन सी अवस्था होती है? शैशव अवस्था होती है सिसकने की अवस्था। शैशव शब्द बना सिसकने की अवस्था, है ना। बाल्यावस्था होती है खेल की अवस्था। किशोर अवस्था होती है कोरा शोर मचाने की अवस्था। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी आ जाएगा, किशोर अवस्था, है ना। प्रौढ़ अवस्था होती है समझदार। प्रौढ़ का मतलब समझदार होना, यानी समझदारी की अवस्था प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। लेकिन किशोर जो होते हैं वो शोर मचाने की अवस्था होती है। चाहे शारीरिक परिवर्तन उसके अंदर चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं आपके, है ना, मानसिक विकास भी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। किशोर केवल शोर मचाने की अवस्था को कहा जाता है, यानी ये क्या कहलाती है आपकी? विद्रोह की भावना इसमें विकसित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। किशोर अवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? विकल्प है किशोर अवस्था एक परिवर्ती अवस्था है, दूसरा किशोर अवस्था एक समस्यात्मक उम्र की अवस्था है, किशोर अवस्था एक अस्पष्ट व्यक्तिक अवस्था है, किशोर अवस्था एक तनाव रहित अवस्था है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। आंसर हो जाएगा हमारा डी, तनाव रहित नहीं है, तनाव सहित अवस्था होती है। तनाव और तूफान की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार किशोर अवस्था एक व्यक्तिगत तथा घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है? किसने कहा कि जो मित्रता है, जो किशोर अवस्था है, एक व्यक्तिगत तथा घनिष्ठ मित्रता। जानते हो घनिष्ठ मित्रता की बात कौन करेगा? वैलेंटाइन करेगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा? एक। अगला क्वेश्चन है,
किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान या झंझावतों का काल कहलाता है। ये परिभाषा किसने बताई है? तूफान का काल, है ना, किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। याद रखिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखो, जब हम किशोरों को हॉल में बंद कर देते हैं ना, जब किशोरों को हॉल में बंद कर देते हैं तो वो तूफान मचा देते हैं। एक किशोर को हॉल में बंद करके देखिए, तूफान मचा देगा, है ना। यानी याद रख ले हम कि जो तूफान की अवस्था, तनाव की, संघर्ष की, तूफान की अवस्था किसने कहा? स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया था। और ये आज के हमारे 40 क्वेश्चन थे। पुनः मिलते हैं कल इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।